हिंदी अध्याय 371 घृणा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चित्र में दिखाया गया है कि मधुमेह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। डायबेटिक्स। एलिमेंटल एम्प्रेस द्वारा निर्मित ज्वालाओं के घेरे ने बीस्ट ट्रेंच के अंदर मौजूद किसी भी जीवित प्राणी को भागने से रोक दिया। कित्सुन और खूंखार जानवर माइकल, टियारा और लिलिका के साथ बीस्ट ट्रेंच में कैद हो गए। उसी समय एलिमेंटल एम्प्रेस ने ज्वालाओं के घेरे को सटीक रूप से नियंत्रित किया। जब ओपर्स ने उस पर कई बार एनर्जी इम्प्रिंट का प्रयोग किया तो उसे ऊर्जा का प्रवाह प्राप्त हुआ। इससे उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके ज्वालाओं को बीस्ट ट्रेंच के करीब धकेलने और अपने दुश्मनों को जलाने के साथ साथ जानवरों और कित्सुन दोनों को बीस्ट ट्रेंच के केंद्र के करीब लाने में मदद मिली। इससे मीका और अन्य वन कल्पित बॉनों को तीरंदाजी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, जिससे वे सटीक निशाना लगाने की आवश्यकता के बिना तीरों की बौछार कर सके। आखिरकार भयंकर आग से बचने के लिए लोहे की बाड़ तोड़कर अंदर घुसने वाले खून के प्यासे जानवरों की संख्या काफी थी। माइकल बीस्ट ट्रेंच के बीचों बीच खड़ा था, लोहे की बाड़ को घूर रहा था और खून के प्यासे बेबस राक्षसों को दयनीय ढंग से कराहते और सिसकते हुए देख रहा था। उसे उन पर थोड़ी दया आ रही थी। उन्हें भी एलिमेंटल एम्प्रेस की तरह कित्सुन ने प्रताड़ित किया था। हर खून का प्यासा जानवर दुबला पतला और क्षत विक्षत दिख रहा था। उनमें कुछ और भी था जो थोड़ा अजीब लग रहा था। उनके अंदर से निकलती खून की प्यास इतनी तीव्र थी कि स्पिरिट गेज और ईगल आइज का एक साथ इस्तेमाल करने पर माइकल को उनमें लाल रंग की झलक दिखाई दे रही थी। यह थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल पर इसका कोई असर पड़ा। केवल लिलिका और टियारा ही इस तीव्र रक्तपिपासा से थोड़ी प्रभावित हुई। इसलिए उसने उन्हें बीस्ट ट्रेंच में बचे हुए कित्सुन से निपटने के लिए भेज दिया। आप लोग कब तक पहुंचेंगे? माइकल ने सन डेमोस से टेलीपैथिकली पूछा। जल्द ही, हमें खेलने के लिए कुछ खिलौने छोड़ दो, सन डेमोस ने जल्दबाजी में जवाब दिया और वह और उसका दल पहले से भी अधिक तेजी से अनछुए जंगल से गुजर रहे थे। हम देखेंगे, वैसे भी बाद में आपको भरपूर मजा आएगा। माइकल ने बचे हुए तालों को तोड़ने के लिए कुछ छोटे ग्लेसिकल छोड़े। लोहे के द्वार खुल गए और भूखे प्यासे खूंखार जानवर बीस्ट ट्रेंच के अखाड़े जैसे केंद्र में आ गिरे। ओपर्स, लियोफार्म, मीका और फेली ने उन जानवरों को देखा और अपने धनुष तैयार कर लिए। माइकल के युद्ध शुरू करने का इंतजार किए बिना उन्होंने पूरी ताकत से अपने तीर चला दिए। इसी दौरान माइकल की तीव्र चेतना जागृत हुई। उसने ऊपर से आ रहे तीरों को भांप लिया और अपने शरीर के ऊपर एक मोटी हिमशैल की परत बना ली। यह एक अत्यंत टिकाऊ ढाल की तरह काम करती थी और मीका के उन तीरों को रोक दिया जो गलती से भी उससे लग सकते थे। इसके बाद माइकल ने 6 हिमशैल की तलवारें प्रकट की, जिन्हें उसने तलवार ऊर्जा से ढक दिया। उसने हिमशैल की तलवारों को संवर्धन की एक परत से और भी शक्तिशाली बना दिया और रक्तपिपासु राक्षसों की भीड़ पर हमले कर दिए। साथ ही उसने वाइवेंटूथ भाले को बुलाकर उन सभी राक्षसों पर हमला कर दिया जो उसके बहुत करीब आने की हिम्मत करते थे। उस पर हमला करने का कोई भी हताश प्रयास आसानी से विफल कर दिया गया और उसका पलटवार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस खूंखार जानवर की मृत्यु हो गई। माइकल का पहला हमला केवल एक बार विफल हुआ, जब लोहे की बाड़ के पीछे हॉल के अंधेरे से एक वैन के आकार का भेड़िया निकला। उसके कभी चांदी जैसे दिखने वाले बाल गहरे खून से सने हुए थे और केवल चांदी के रेशे ही बचे थे। माइकल आमतौर पर आसानी से प्रभावित नहीं होता था, लेकिन भेड़िए का वह भयानक दृश्य, जिसका शरीर ताजे खून और गहरे लाल रंग से सना हुआ था, उसे बहुत प्रभावित कर गया। जिस कमरे से भेड़िया निकला था, उसके पिछले हिस्से में माइकल ने कुछ लाशें देखीं। ये लाशें 3 कित्सुन और कुछ खूंखार जानवरों की थीं। माइकल को ये जानने के लिए दोबारा देखने की जरूरत नहीं थी कि भेड़िए ने उन सभी को मार डाला था। भेड़िए के हर कदम से एक भयावह निशान छूट रहा था, जो उस भयंकर लड़ाई का गवाह था जिसे उसने सहा और जीता था। उसकी आंखें खून जैसे लाल रंग के धधकते गोलों में बदल गई थीं, लेकिन उनमें थोड़ी सी अंधकारमयता भी झलक रही थी। वे सुलगते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनसे ऐसी द्वेषपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी जो बीस्ट ट्रेंच में व्याप्त रक्तपिपासा को भी ढक रही थी। खून से लथपथ चेहरे के बावजूद भेड़िया विचित्र फुर्ती से चलता था। उसकी हर हरकत सधी हुई और सटीक थी। वह आतंक का प्रतीक था, एक जंगली प्राणी जिसे न तो वश में किया जा सकता था और न ही दबाया जा सकता था। कित्सुन लॉर्ड यही पैदा करने की कोशिश कर रहा है, एक बुद्धिमान हत्यारा, एक ऐसा घिनौना जीव जो उन दुश्मनों का भी सफाया कर सकता है जिनसे वह निपट नहीं सकता। कितना पागल कमीना है। अब जब माइकल ने इस बारे में सोचा तो बीस्ट रैंच बिलरॉक्स रैंच की तरह प्रजनन स्थल जैसा कम और ऐसी जगह जैसा ज्यादा लग रहा था जहां केवल ताकतवर ही जीवित रह सकते थे।
बीस्ट रैंच का केंद्र एक अखाड़ा था और वहां केवल ताकतवर ही जीवित रह सकते थे। भूखे रहने के बाद खूंखार जानवरों को आपस में लड़ाने से वे क्रोधित और हिंसक हो जाते थे। जीवित रहने की उनकी हताशा और संघर्ष इतना प्रबल हो जाता था कि वे अपने ही साथियों पर हमला कर देते थे, उन्हें मार डालते थे और अंततः जीवित रहने के लिए अपनी ही प्रजाति के जीवों को खा जाते थे। माइकल ये सोचकर कांप उठा कि उस खूंखार भेड़िए जैसे भयानक जीव सभी पशु फॉर्मों में मौजूद हैं। वह इस बात से खुश था कि उसे खुले मैदान के बजाय पशु फार्म के अंदर ही भेड़िए का सामना करना पड़ रहा था, जहां वह दावत उड़ाकर खुद को मजबूत कर सकता था और फिर माइकल पर तब हमला कर सकता था जब उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भेड़िए ने अभी अभी लाशों को खाकर पेट भर लिया था, लेकिन वह अभी भी भूखा था और उसकी खून की प्यास अभी बुझी नहीं थी। वह बस अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार बीस्ट रैंच के केंद्र में घूम रहा था ताकि माइकल की ताकत का अवलोकन कर सके और जब वह सबसे कमजोर हो तब उस पर हमला कर सके। दुर्भाग्यवश माइकल ने क्रिम्सन वुल्फ के लिए ऐसा अवसर पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपनी 6 उन्नत ग्लेसिकल तलवारों को दिशा बदलने और ऊर्जा के विस्फोट के साथ क्रिम्सन वुल्फ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। साथ ही माइकल ने स्पिरिट डिस्टर्बेंस के सबसे शक्तिशाली रूप का उपयोग करने के लिए अपनी मूल ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लाल भेड़िए पर दर्द की एक लहर का गहरा असर हुआ। उसने दर्द और आध्यात्मिक हमले के प्रभाव को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए गुर्राया। हालांकि लाल भेड़िया अभी भी कुछ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। वह राक्षस बहुत लंबे समय से भूखा था। वह अभी भी कमजोर अवस्था में था, जिससे कित्सुन कार्यकर्ता उसे अपने आदेशानुसार सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते थे। जंगल में छोड़े जाने पर ही वह धीरे धीरे ऐसी शक्तियां प्राप्त करेगा जो द्वितीय स्तर के कित्सुन जागृतों की कल्पना से परे होंगी। लाल भेड़िए का दुर्भाग्यवश सामना माइकल से तब हुआ जब वह अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था। उसने 6 उन्नत ग्लेसिकल तलवारों से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि माइकल द्वारा स्पिरिट डिस्टर्बेंस का एक बार फिर इस्तेमाल करने पर दर्द का दूसरा झटका उसे बुरी तरह लगा। लाल भेड़िया लड़खड़ा गया और मुश्किल से अपने शरीर को काली ऊर्जा से ढक पाया। तभी उन्नत ग्लेसिकल तलवारों ने उस पर प्रहार किया और भेड़िए को घेरने वाली काली ऊर्जा को चीर डाला। ग्लेसिकल तलवारें भेड़िए के फर को भेदते हुए उसके मांस में गहराई तक धंस गईं। फिर ग्लेसिकल तलवारों पर लिपटी तलवार ऊर्जा एक झटके में उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हो गई। भेड़िया दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि ग्लेसिकल तलवारें चकनाचूर हो गईं। चकनाचूर होते ही ग्लेसिकल तलवारों ने उसके शरीर के भीतर बर्फीली धुंध छोड़ी, जिससे उसका मांस और अंग अंदर से जम गए। ये सोचकर हैरानी होती है कि इतनी कमजोरी के बावजूद इसे मौत के कगार पर पहुंचाने के लिए स्पिरिट डिस्टर्बेंस के 2 प्रयोग और 6 उन्नत ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स की जरूरत पड़ी। माइकल ने आश्चर्य छिपाए बिना सोचा। लाल भेड़िया केवल टियर 2 मॉन्स्टर था और बुरी तरह कमजोर होने के बावजूद उसने माइकल के हमलों को बखूबी झेला। वह अभी मरा नहीं था, लेकिन अगले कुछ ही पलों में वह राक्षस मर जाएगा। उस पर और ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी वह राक्षस माइकल को अजीब तरह से आकर्षित कर रहा था। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता सभी पशुपालन केंद्रों को खत्म करना होना चाहिए। ये स्थान दुष्टतापूर्ण है। इस विचार को मन में रखते हुए और एक अचूक योजना के साथ माइकल ने और अधिक ग्लेसिकल तलवारें प्रकट की और उन्हें तलवार ऊर्जा से भर दिया। उसने उन पर सटीक नियंत्रण रखते हुए रक्तपिपासु राक्षसों के झुंड को चीरते हुए वन कल्पित बौनों के तीरों की बौछार के साथ 7 दर्जनों जीवों का वध कर दिया। कुछ समय बाद रक्त शपथ दानव बंदर प्रकट हुए। उन्होंने ज्वालाओं के घेरे को घेर लिया, जिसे तत्वीय महारानी ने अपने हाथ के इशारे से बुझा दिया। इससे सन डेमोस और उसके साथियों को बीस्ट रैंच के अंदर घुसने और भी अधिक तबाही मचाने का मौका मिल गया। कुछ मिनट बाद रक्त शपथ दानव बंदर ताज़ा खून से लथपथ शरीरों के साथ बीस्ट रैंच से निकल गए। अंतिम कित्सुन और रक्तपिपासु जानवरों का सफाया हो चुका था। उनके शवों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था। कुछ ही मिनटों में बाकी सभी कीमती सामान इकट्ठा कर लिया गया और फिर वे दोबारा आगे बढ़ने लगे। कित्सुन लॉर्ड की अतिरिक्त सेना को अब तक उत्तरी सुरक्षा बस्ती तक पहुंच जाना चाहिए था, इसलिए उन्हें बीस्ट रैंच के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। कित्सुन लॉर्ड द्वारा भेजी गई अतिरिक्त सेना संभवतः पहले ही बीस्ट रैंच की ओर रवाना हो चुकी थी। इसलिए आने वाले सुदृढ़ीकरण के मंडराते खतरे को दूर करने के लिए थोड़ा और दूर यात्रा करने का समय आ गया था। उन्होंने काफी समय बाद पहली बार अनछुए जंगल को छोड़ने का फैसला किया। उनका छोटा समूह पश्चिम की ओर सवाना में प्रवेश करने के लिए रवाना हुआ। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन
क्या आपको नहीं लगता कि सन डेमोस और उसके साथियों का झुंड सवाना में सबका ध्यान आकर्षित करेगा? मेरा मतलब है, जंगली जंगल में तो वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वहां वे जहां चाहें तेजी से जा सकते हैं और झाड़ियों व पेड़ों के पीछे छिपकर हमले के सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन सवाना एक खुला इलाका है। वहां पेड़ और झाड़ियां कम हैं और उनमें से कोई भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि 1000 काले फर वाले राक्षसों को छिपा सके, लिलिका ने इकारस की पीठ पर सवार होकर सवाना जाते हुए कहा। माइकल ने नीचे जमीन की ओर देखा जहां उसने अनछुए जंगल में कई काले बिंदुओं को हिलते हुए देखा। उसके होंठ कसकर बंद थे। सवाना में वे बिल्कुल निशाने पर हैं, लिलिका ने आगे कहा। टियारा ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्थिति उजागर हो जाएगी। माइकल ने आह भरी, लेकिन वह उनकी चिंताओं से सहमत था। अगर ऐसा है तो हम अलग हो जाएंगे। माइकल की उम्मीदों के विपरीत सवाना क्षेत्र घास के एक विशाल सुनहरे समुद्र जैसा था जो उसकी दृष्टि से दूर दूर तक फैला हुआ था। घास की झाड़ियां और कांटेदार झाड़ियां हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं, जिससे जमीन पर फैलती कोमल लहरों का भ्रम पैदा हो रहा था। जमीन अधिकतर समतल थी, जिससे राक्षसों और अन्य जीवों के लिए छिपने की जगह न के बराबर थी। हालांकि कहीं कहीं कुछ छोटी गोल पहाड़ियां भी दिख जाती थीं, लेकिन वे इतनी कम थीं कि उन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता था। दूर से देखने पर माइकल को बिखरे हुए पेड़ दिखाई दिए जो सवाना क्षेत्र के राक्षसों को छाया प्रदान करते थे। इन पेड़ों की शाखाएं लंबी और पतली थीं और हवा में इनकी पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थीं। इकारस की पीठ पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए माइकल की निगाहें ऊपर फैले नीले आसमान पर टिक गईं। सूरज आसमान में काफी ऊपर था और धरती पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। यह एक सरल परिदृश्य था जिसकी सुंदरता खुलेपन और अनंत अंतरिक्ष के एहसास में निहित थी। लेकिन यह मौत और खतरे से भरी जगह भी थी। सवाना के विशाल खुले मैदान में कई शिकारी जानवर अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में घूमते रहते थे। लेकिन माइकल और उसके लोग भी वहीं थे। वे सवाना क्षेत्र में विशाल विस्तार की सुंदरता देखने नहीं आए थे, वे खून बहाने आए थे। सवाना क्षेत्र की जमीन से काफी ऊपर उड़ते हुए माइकल कई चीजों को देख सका। उसने कई छोटे छोटे फार्म हाउस देखे जो किसी बंद बस्ती जैसे लग रहे थे। बाड़, मीनारे और पहरेदार जंगली राक्षसों और अन्य हमलावरों से खेतों की रक्षा कर रहे थे। एक पल के लिए माइकल ने इन बंद बस्तियों पर हमला करके खेतों को जला देने और सबको खत्म कर देने के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। उसने देखा कि खेतों में कोई कित्सुन काम नहीं कर रहा था और पहरेदार वास्तव में अवेकिन थे जो एक अलग जाति के थे। सैकड़ों गुलामों के बीच केवल कुछ ही कित्सुन दिखाई दे रहे थे जो धमकी भरे अंदाज में हवा में काले कोड़े लहराते हुए आदेश दे रहे थे। अन्य जातियों के दास उन स्वामियों के बुलावे थे जिन्हें अतीत में कित्सुन स्वामी ने पराजित किया था। इन द्वारबंद समुदायों के रक्षक उन पराजित और समाप्त किए गए स्वामियों के जागृत वंशज थे। जागृत वंशजों को कित्सुन स्वामी द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था। हालांकि माइकल को ठीक से पता नहीं था कि कित्सुन लॉर्ड ने जागृतों को किस प्रकार अधीन किया, लेकिन यह पूरी तरह संभव था कि कित्सुन लॉर्ड ने उन्हें और उनके लोगों को न मारने का वादा किया होगा, बशर्ते वे आत्मा संधि को स्वीकार कर ले जो उन्हें उससे और उसके क्षेत्र से बांधती है। इस प्रकार कित्सुन लॉर्ड कई ऐसी संरचनाएं बनाने में सक्षम हुआ जिनमें दासों को मुफ्त श्रमिकों के रूप में और जागृतों को सस्ते रक्षकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन सभी कार्यों को संभालने के लिए केवल कुछ ही कित्सुन समन्स की आवश्यकता थी, जिससे उसके पूरे क्षेत्र के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत तैयार हो गया। माइकल का मन कर रहा था कि वह कुछ ग्लेसिकल को फार्म हाउसों में फेंक दे ताकि कित्सुन के गले में छेद कर दे और दूसरी जातियों के गुलामों को मुक्त करा दे, लेकिन वह इस समय कित्सुन लॉर्ड के सामने अपना ठिकाना उजागर नहीं करना चाहता था। इस बात की पूरी संभावना थी कि कित्सुन लॉर्ड को सवाना क्षेत्र में उड़ रहे 2 विशालकाय ईगल्स के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कित्सुन लॉर्ड पलक झपकते ही अपने क्षेत्र के दूसरी तरफ अपनी अतिरिक्त सेना को टेलीपोर्ट कर सकें। भले ही कित्सुन लॉर्ड के पास कोई गुप्त योजना हो, माइकल को डर नहीं था। आखिर उसने भी इकारस की पीठ पर बैठकर कई योजनाएं बनाई थीं। योजना कैसी चल रही है? क्या आपको पहले ही अतिरिक्त सहायता मिल चुकी है या आप अभी भी अलग हो रहे हैं? माइकल ने सन डेमोस से टेलीपैथिक रूप से पूछा। चूंकि सवाना क्षेत्र में सन डेमोस और ब्लड और डेमन मनकीज आसानी से बेनकाब हो सकते थे, इसलिए माइकल ने उनके समूहों को अलग करने का फैसला किया था। सन डेमोस और उसका दल अनछुए जंगलों जैसी जगहों पर सबसे ताकतवर, सबसे तेज और सबसे घातक थे। घने जंगल में गायब होने से पहले तेजी से हमले करने के लिए वातावरण एकदम सही था।
बंदर अपनी लंबी और लचीली भुजाओं का इस्तेमाल करके पेड़ों की शाखाओं को पकड़ते हुए तेजी से चल सकते थे और पलक झपकते ही अपनी चाल बदल सकते थे। इसीलिए माइकल ने सन डेमोस और उसके साथियों को अनछुए जंगल में रुकने और अलग अलग होने का आदेश दिया। हालांकि बड़े समूह में रहना बेहतर था ताकि दुश्मन उन्हें संख्या बल से हरा न सके, लेकिन सन डेमोस और ब्लड ओथ डेमन मंकीज को लगभग 1000 लोगों के समूह के रूप में, जहां छिपने के लिए शायद ही कोई जगह थी, आसानी से ढूंढा जा सकता था। एक बड़े समूह के रूप में आगे बढ़ने के बजाय रक्तशपथ दानव बंदरों को 200 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह में 5 बंदर थे। ये संख्या कुछ दुश्मनों को विचलित करने के लिए त्वरित हमलों के लिए एकदम सही थी, जिससे संभवतः 1 या 2 कित्सुन मारे जा सकते थे, इससे पहले कि वे एक साथ पीछे हट जाते। कित्सुन लॉर्ड के पास अंटेम जंगल और सवाना क्षेत्र में कई छोटी बस्तियां थीं, जिससे माइकल की तुलना में उसके नियंत्रण में कहीं अधिक बड़ा भूभाग था। ऐसे में केवल 1000 लोगों के साथ अंटेम जंगल के अधिकांश हिस्सों की रक्षा करना आसान नहीं था। सौभाग्य से सन डेमोस और उसके साथियों ने नियंत्रण की परवाह नहीं की। वे अंटेम जंगल में बिखरे हुए कित्सुन समूहों और कित्सुन लॉर्ड द्वारा भेजी गई अतिरिक्त सेना पर घात लगाकर हमला करने के लिए निकल पड़े। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे कुछ देर पहले अतिरिक्त सैनिक मिल गए थे। मेरे अधीनस्थों ने उन पर बगल और पीछे से हमला किया, जिससे कुछ कमजोर मारे गए। 2 युवा रक्तशपथ दानव बंदरों को मामूली चोटें आईं, लेकिन इसका जिक्र करना उचित नहीं है। सन डेमोस ने माइकल को रिपोर्ट दी। माइकल को खुशी थी कि गुरिल्ला युद्ध रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई। इस तरह की रणनीति जंगली जंगल में कारगर होने के साथ साथ खतरनाक भी थी। एक भी गलती पूरी रणनीति को बुरी तरह विफल कर सकती थी। सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगले 10 मिनटों के दौरान सन डेमोस और उसके साथियों ने कुछ छोटे समूहों को खोज निकाला जो मुख्य सेना से अलग होकर थोड़ी दूरी पर आ गए थे। उन्होंने इन समूहों को निशाना बनाया, चारों ओर से उन पर हमला किया, लगभग सभी को मार डाला और जैसे ही आसपास चेतावनी की आवाजें गूंजी, वे तुरंत गायब हो गए। उसके बाद समूहों को संगठित करने और दुश्मनों पर ऐसे स्थानों पर हमला करने के लिए कुछ मिनटों के लिए गुरिल्ला युद्ध रोक दिया गया, जहां वे इसकी कभी उम्मीद नहीं करेंगे। दूसरी ओर ग्रेटर ईगल्स दूसरे बीस्ट रैंच पर पहुंच गए। ये बीस्ट रैंच कित्सुन लॉर्ड के इलाके के दूसरे छोर पर था, अंटेम जंगल से लगभग 150 किलोमीटर दूर। माइकल और बाकी लोग इस खास बीस्ट रैंच तक पहुंचने के रास्ते में कुछ बीस्ट रैंचों से गुजरे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे उन्हें किसी भी हालत में जलाकर राख कर देंगे। अपने गंतव्य पर पहुंचकर ओपर्स ने 2 बार एनर्जी इम्प्रिंट का प्रयोग किया ताकि एलिमेंटल एम्प्रेस ऊर्जा से भर जाए और वह बीस्ट रैंच के चारों ओर आग का घेरा बना ले। तेज लपटें चमकती हुई आसपास की सूखी घास को जला रही थीं। इसके बाद एलिमेंटल एम्प्रेस ने आग के घेरे की लपटों को अंदर की ओर धकेल दिया, जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो गई। माइकल, टियारा और लिलिका एक बार फिर खूंखार राक्षसों के झुंड और बीस्ट रैंच का प्रबंधन कर रहे कित्सुन से निपटने के लिए बीस्ट रैंच के केंद्र में कूद पड़े। मीका और अन्य लोगों ने ग्रेटर ईगल्स की पीठ पर अपने धनुष और बाण तैयार कर लिए और खूंखार राक्षसों के झुंड के बीस्ट रैंच के केंद्र में आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। माइकल ने हाथ के इशारे से लोहे के उन फाटकों के ताले तोड़ दिए जिनमें भूखे प्यासे खून के प्यासे जानवर कैद थे, और फिर उसने कई उन्नत चीग्लेसिकल तलवारें प्रकट की। उनमें से प्रत्येक इतनी शक्तिशाली थी कि वह न केवल दूसरे स्तर के राक्षस की सबसे मजबूत सुरक्षा को भी भेद सकती थी, बल्कि भूखे और कमजोर खून के प्यासे जानवरों को भी चीर सकती थी। यहाँ तक कि रक्त और मृत्यु की रस्म से पैदा हुए राक्षस भी माइकल की चीग्लेसिकल तलवारों से बच नहीं पाए। उन्होंने हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन स्पिरिट डिस्टर्बेंस, ईगल आइज और स्पिरिट गेज का उपयोग करना उन राक्षसों को भ्रमित करने और उन पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त था। इस बीस्ट रैंच के अंदर और भी भयानक जीव हैं। क्या अनटेम्ड जंगल में स्थित यह रैंच नया है, या उन्होंने जानबूझकर इस जगह पर और भी भयानक जीवों को पाला पोसा है? माइकल ने सोचा, और कुछ ही सेकंड बाद उसे समझ में आ गया कि बीस्ट रैंच में 6 भयानक जीव क्यों थे। हमने कित्सुन को मार गिराया। 1 दर्जन अवेकेंड और 100 कॉम्बैट समन्स, टियारा ने अपने हाथों से टपकते गर्म खून की परवाह किए बिना रिपोर्ट करते हुए कहा। उसने हाथ में सवाना क्षेत्र का नक्शा लिए माइकल की ओर मुस्कुराते हुए देखा। देखो मुझे क्या मिला, उसने उत्साह से कहा। माइकल अपने चारों ओर मौजूद चीग्लेसिकल तलवारों को नियंत्रित करते हुए नक्शे को देख रहा था। उसकी नज़र प्रतिद्वंद्वी सरदारों के क्षेत्रों में स्थित काले चिन्हों पर पड़ी। कुल 6 चिन्ह थे, जिनमें से प्रत्येक शत्रु के क्षेत्र में काफी गहराई में स्थित था। कित्सुन लॉर्ड सचमुच एक कमीना है। अपने दुश्मनों को उन घृणित प्राणियों और रक्तपिपासु जानवरों का आशीर्वाद देता है।
भले ही वे भयानक जीव केवल दूसरे दर्जे के राक्षस थे, लेकिन अगर माइकल का अनुमान सही था तो वे मृत्यु की शक्ति से लैस उत्परिवर्तित प्राणी थे। अगर वे बीस्ट रैंच में दूसरे दर्जे के राक्षसों में विकसित हो सकते थे तो माइकल ये सोचना भी नहीं चाहता था कि आज़ादी मिलने पर वे कितनी जल्दी तीसरे दर्जे की हथियारी मशीन बन सकते हैं। वे दावत उड़ाकर अपनी चरम शक्ति पुनः प्राप्त करेंगे और फिर अपने दुश्मनों को खाकर और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, वे राक्षस अत्यंत बुद्धिमान थे। वे अपने शत्रुओं से तब तक बचते रहते थे जब तक कि वे उनका सीधे सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो जाएं। या फिर वे सीधे हमला करने से हमेशा बचते रहते थे और पूरी तरह से छुपकर हमले करने पर ध्यान केंद्रित करते थे ताकि उनके कमजोर बिंदुओं पर हमला करके उनकी युद्ध शक्ति को समाप्त कर सकें जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद न हो। किसी न किसी तरह माइकल का उन भयानक जीवों से छुटकारा पाना अच्छा ही हुआ। वह भी अपने इलाके में ऐसे घातक जानवर को नहीं रखना चाहता था। बीस्ट रैंच के अंदर सब कुछ जलाने के बजाय माइकल, टियारा और लिलिका ने यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना सुनिश्चित किया। उन्होंने एलिमेंटल एम्प्रेस को सब कुछ जलाकर राख करने की अनुमति देने से पहले मूल्यवान वस्तुओं को उसके भंडारण स्थान में सुरक्षित रख दिया था। जैसे ही मौलिक महारानी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपने दुख और क्रोध को अपनी ज्वालाओं को मजबूत करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, माइकल ने फाइलों का एक गुच्छा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने फाइलों से ज्ञान के अंश निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन का उपयोग किया और बिना किसी संकोच के उन्हें ग्रहण कर लिया। ज्ञान उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया जहां माइकल ने सब कुछ तेजी से आत्मसात कर लिया। चूंकि माइकल को अन्य लॉर्ड्स और उनके क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे कित्सुन द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके अन्य लॉर्ड्स के बारे में और अधिक पता लगाना पड़ा। उसके मन में धीरे धीरे एक योजना बन रही थी, लेकिन वह अन्य लॉर्ड्स को अपना क्षेत्र बढ़ाने और मजबूत होने का मौका नहीं देना चाहता था, खासकर अगर वे अच्छे लोग न हों, या कम से कम वे कित्सुन लॉर्ड से बुरे तो नहीं होने चाहिए। अगर वे और भी बदतर होते, जो कि शायद ही संभव हो, तो माइकल उन्हें अपने मन में बन रही योजना से बाहर कर देता। कित्सुन की यादें माइकल को काफी परेशान करती थीं, फिर भी उसने दूसरे बीस्ट रैंच में मारे गए जागृत प्राणियों से कुछ और मेमोरी ऑर्ब्स प्राप्त करना जारी रखा। अन्य लॉर्ड्स और उनके क्षेत्रों से संबंधित यादों को निकालने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक्सट्रैक्शन का उपयोग करते हुए माइकल ने उन विषयों से संबंधित मेमोरी ऑर्ब्स प्राप्त किए। बेशक मेमोरी ऑर्ब्स में अन्य यादें भी संग्रहित थीं, लेकिन माइकल ने अन्य लॉर्ड्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। यह उनकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। माइकल ने गोल्डन स्टिंगर वास्प को एक छोटा सा नोट दिया और उसे कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र से सटे लॉर्ड की सबसे नजदीकी बस्ती में भेज दिया। जिस पहली बस्ती में माइकल ने गोल्डन स्टिंगर वास्प को भेजा, वह ज्यादा दूर नहीं थी। गोल्डन स्टिंगर वास्प तेज थी और उसे मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। बस्ती में पहुंचते ही यह एक ऊर्जा का डंक छोड़ेगा जिस पर एक संदेश लिखा होगा और बस्ती के किसी शक्तिशाली जागृत प्राणी को मारेगा ताकि वह जागृत प्राणी माइकल की योजना के बारे में भगवान को सूचित कर सके। इसके बाद सुनहरा डंक मारने वाला ततया अन्य 2 क्षेत्रों में जाएगा और ठीक यही करेगा। कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र से सटे तीनों लॉर्ड्स को संदेश भेजने में समय लग सकता था, लेकिन माइकल को कोई जल्दी नहीं थी। वह इकारस की पीठ पर वापस सवार हो गया और वे तीसरे बीस्ट रैंच की ओर चल पड़े। कित्सुन की यादें माइकल को लगातार परेशान कर रही थीं, लेकिन उसने अपने गुस्से और घृणा को दबाए रखने की कोशिश की, जब तक कि उसका सामना तीसरे बीस्ट रैंच में भूखे खून के प्यासे जानवरों से नहीं हो गया। जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, माइकल ने अपना क्रोध और घृणा प्रकट कर दी। उसने तीसरे बीस्ट रैंच में तबाही मचा दी, जबकि एलिमेंटल एम्प्रेस ने आग का एक घेरा बना दिया जिससे कोई भी बच न सके। टियारा और लिलिका ने कित्सुन को फिर से मार डाला, जबकि माइकल ने महज 5 मिनट में लगभग 500 खूंखार जानवरों को मार गिराया। तीसरा बीस्ट रैंच उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से नष्ट हो गया। इससे उन्हें कुछ समय का विराम मिला, जिसमें माइकल ने गोल्डन स्टिंगर वास्प के साथ अपने वफादारी के बंधन और सन डेमोस के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ मौकों पर गोल्डन स्टिंगर वास्प खतरे में पड़ गया था। वफादारी के बंधन ने माइकल को एक प्रबल संकेत भेजा जिससे उसे गोल्डन स्टिंगर वास्प की मदद करने का निर्देश मिला। हालांकि वह अपने वफादार साथियों की मदद करने के लिए बहुत दूर था। गोल्डन स्टिंगर वास्प का सौभाग्य तीव्र गति और फुर्तीली चाल ही थी जिसने उसे जीवित रहने और सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने कित्सुन लॉर्ड से लड़ रहे तीनों सीमावर्ती लॉर्ड्स की बस्तियों तक सफलतापूर्वक संदेश भेज दिए।
यह अनिश्चित था कि सीमावर्ती बस्ती के जागृत लोग उन संदेशों को गंभीरता से लेंगे या उन्हें कित्सुन लॉर्ड का जाल समझेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल का एकमात्र उद्देश्य संदेशों के माध्यम से अन्य लॉर्ड्स की जिज्ञासा जगाना था। जैसे ही उनके मन में जिज्ञासा जागी, लॉर्ड्स ने जांच पड़ताल के लिए सीमा पर जासूस भेजे। माइकल द्वारा अपनी योजना पूरी करने के बाद जासूसों को सीमा के पास कुछ भी मिलने की संभावना नहीं थी। इसलिए जासूस कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र में घुसपैठ करेंगे, इस उम्मीद में कि उन्हें जले हुए कस्बे और रक्षकों की कमी देखने को मिलेगी। माइकल को उम्मीद थी कि अन्य लॉर्ड्स उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने और अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करेंगे। माइकल को बस इतना करना था कि वह अन्य लॉर्ड्स को कित्सुन लॉर्ड की सेनाओं पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने का अवसर प्रदान करे। इसके बाद माइकल पीछे हटकर अन्य लॉर्ड्स को कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए देख सकता था। इससे संभवतः लॉर्ड्स के बीच समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे उनका ध्यान इस अराजकता के मूल कारण से हट जाएगा। ध्यान भटकने पर लॉर्ड्स उस अज्ञात व्यक्ति को भूल जाएंगे जिसने लॉर्ड्स को कित्सुन लॉर्ड पर हमला करने और उसे समाप्त करने का अवसर प्रदान किया था। कम से कम माइकल की यही इच्छा थी। माइकल को बस इतना करना था कि वह यथासंभव अधिक से अधिक जागृत लोगों को मार डाले, कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र को थोड़ा और लूटे और कित्सुन लॉर्ड को खत्म कर दे ताकि उसका समनिंग गेट खुल सके और नष्ट हो जाए। माइकल नहीं चाहता था कि कित्सुन लॉर्ड के समनिंग गेट में स्थापित समनिंग कोर अन्य लॉर्ड्स को मिले। वह इस योजना का मुख्य सूत्रधार था, इसलिए सभी समनिंग कोर माइकल को ही मिलने चाहिए थे। कम से कम माइकल की योजना का अंतिम लक्ष्य यही था। उनकी योजना में अनछुए जंगल में गुरिल्ला युद्ध भी शामिल था। सन डेमोस और उनके साथियों को अनछुए जंगल में मौजूद खतरों को खत्म करने में सफल होना था, ताकि कित्सुन सरदार माइकल के इलाके पर हमला करने का विचार भी न करे। सन डेमोस को अनछुए जंगल में कित्सुन लोगों के दिलों में डर और अराजकता फैलानी थी। साथ ही माइकल और अन्य लोगों द्वारा मचाई गई तबाही की खबरें कित्सुन सरदार और उनके सबसे ताकतवर साथियों तक पहुंचनी थीं। कित्सुन लॉर्ड को संभवतः एक कठिन विकल्प चुनना होगा, या तो अनटेम्ड जंगल में मंडरा रहे खतरे को खत्म करना या माइकल को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अपनी अतिरिक्त सेना भेजना। और जब कित्सुन लॉर्ड दुविधा में थे और निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब माइकल ने सीमा के पास स्थित कित्सुन बस्तियों को नष्ट करके अन्य लॉर्ड्स के लिए अवसर पैदा किए। सीमावर्ती बस्तियों को शत्रुओं के हमलों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता थी। ये कित्सुन जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता अन्य जातियों की तुलना में कम थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कित्सुन जाति की तुलना बरसेरकर से करते हुए माइकल को पूरा यकीन था कि एक अकेला बरसेरकर एक साथ कई कित्सुन का सामना कर सकता है। कित्सुन एक धूर्त और चालाक जाति थी जो कारोबार बढ़ाने और भारी संख्या में सैनिकों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को हराने पर ध्यान केंद्रित करती थी, बशर्ते उन्होंने मॉन्स्टर रैंच बनाकर या एलिमेंटल्स जैसे अन्य जीवों को दबाकर एक अलग लड़ाकू बल न बना लिया हो। प्रत्येक सीमावर्ती बस्ती में लगभग 100 जागृत सैनिक और 5000 लड़ाकू सैनिक थे। ये संख्या उत्तरी रक्षक बस्ती के समान ही थी, एकमात्र अंतर रक्षकों के उपकरण और सतर्कता का था। अन्य सरदारों की सीमा पर छिटपुट झड़पें होती रहती थीं। इस प्रकार सवाना में रहने वाले कित्सुन अन्य जागृत लोगों से लड़ने के लिए अधिक तैयार और अनुभवी थे। उत्तरी रक्षक बस्ती के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जो राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। क्या सब लोग जाने के लिए तैयार हैं? माइकल ने पूछा और आसपास मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगले 10 मिनट तक वे सवाना क्षेत्र में तेज गति से उड़ते रहे जब तक कि वे निकटतम सीमावर्ती बस्ती तक नहीं पहुंच गए। हालांकि इससे पहले कि वे हमला करने के बारे में सोच भी पाते, माइकल को एक चिंताजनक संदेश मिला। हम पर हमला हो रहा है। सन डेमोस ने अचानक माइकल को सूचना दी। माइकल हमला शुरू करने से पहले ही रुक गया। संदेश को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कित्सुन ने तुम पर और कुछ अन्य छोटी इकाइयों पर हमला किया, या? माइकल ने पूछा। तभी सन डेमोस की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। उन्होंने मेरे लोगों को फंसा लिया। ये मूर्ख बंदर धोखे में आ गए। वे सीधे ओलों की बौछार में भाग गए। मुझे उन्हें बचाना होगा। सन डेमोस की आवाज में हताशा और शांति दोनों झलक रही थी, जो कि पहली बात तो लगभग असंभव ही होनी चाहिए। टैमिंग क्रिया शुरू होते ही माइकल के पूरे शरीर में एक प्रबल खिंचाव फैल गया। माइकल के आदेश के बिना ही 5 स्टार सोलिट्रेट सक्रिय हो गया। एक क्षण बाद माइकल की चेतना में एक शक्तिशाली उपस्थिति फैल गई, जिसने उसके वॉर रूम से जुड़ी शक्तियों को सक्रिय कर दिया। माइकल को टैमिंग प्राप्त होने के बाद पहली बार सन डेमोस की उपस्थिति अपने भीतर महसूस हुई।
टैमिन का बंधन और गहरा हो गया, जिससे उनका संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अगले ही पल माइकल ने अपने शरीर में शक्ति का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया। उसी समय सन डेमोस ने अपनी आत्मा की विशेषताओं की शक्ति को ग्रहण कर लिया। रक्त शपथ दानव बंदर राजा की असाधारण शारीरिक शक्ति माइकल को और भी सशक्त बनाने लगी। इसके बदले में सन डेमोस को माइकल के आत्मा गुणों तक पहुंच प्राप्त हुई। पहली बार टैमिन की पूरी शक्ति उजागर हुई, जिसने माइकल और सन डेमोस की संचित ऊर्जा को आग की लपटों में राख की तरह जला दिया। हालांकि इस समय न तो माइकल और न ही सन डेमोस को ऊर्जा खपत की कोई परवाह थी। उनके भीतर एक अजीब सी अनुभूति फैल गई। इसने उन्हें प्रभावित किया और साथ ही उनके दिल की धड़कनें भी तेज कर दी। यह एक नया एहसास था जो उन दोनों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये जादुई था। उनकी पिछली योजना विफल प्रतीत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि सन डेमोस के अधीनस्थ सैनिक अपने सामने बिछाए गए जालों को पहचानने में नाकाम रहने के बाद मौत के कगार पर थे। दुर्भाग्यवश माइकल पलक झपकते ही सवाना के पार जाकर सन डेमोस की मदद नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब टैमिन की पूरी शक्ति उजागर हो चुकी थी तो वह कुछ कर सकता था। वह सन डेमोस को अपने सोल ट्रेड्स पर पूरी छूट दे सकता था। काउंटर तारांकन अनजान जंगल में 5 मिनट पहले तारांकन अछूते जंगल के वृक्षों के बीच से काली परछाइयां तीव्र गति से गुजर रही थीं। रक्त शपथ दानव बंदरों के 2 समूह चुपचाप लेकिन तेजी से आगे बढ़े और कित्सुन सम्मन्स के एक छोटे समूह के ठीक बगल में पहुंच गए। कित्सुन ने अपने धनुषों को कसकर पकड़ रखा था और सतर्कता से अपने आसपास का अवलोकन कर रहे थे। हालांकि अछूते जंगल के हर कोने को एक साथ न देख पाने के कारण कित्सुन ने 1/4 सेकंड की देरी से प्रतिक्रिया दी। वे रक्त शपथ दानव बंदरों के पहले समूह की ओर बढ़े, अपने धनुष पर तीर चढ़ाए और पीछे खींच लिए। जैसे ही उन्होंने तीर छोड़े, बंदरों के झुंड ने पास की शाखाओं को पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचकर लगभग तुरंत ही एक तरफ झूल गए। वे तीरों की सीमा से कई मीटर दूर चले गए और आसानी से उनसे बच गए। 5 बंदर कित्सुन पर तुरंत हमला नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने एक पल पहले ही अपनी चाल बदल ली थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बंदरों के दूसरे झुंड ने इस मौके का फायदा उठाकर घनी झाड़ियों को चीरते हुए कित्सुन के पास पहुंच गए। 3 कित्सुन आश्चर्य से पीछे हट गए, जिससे 6 कित्सुन सीधे बंदरों के सामने आ गए। रक्त शपथ दानव बंदरों ने बिना किसी झिझक के कित्सुन को उठाया और अपनी अपार शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उनके सिर नोचकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। केवल 2 कित्सुन को ही भय से चीखने और अपने लकड़ी के धनुष छोड़ने का मुश्किल से समय मिला था कि बंदरों ने उनके शरीर को भी चीर फाड़ दिया। उनका खून चारों ओर फैल गया और उनके अंग शरीर से बाहर निकल आए, जिससे एक भयावह दृश्य सामने आ गया। पीछे हटे हुए कित्सुन अपने साथियों के खून से लथपथ अवशेषों को भय से कांपती आंखों से देखते रहे। जैसे ही बंदरों ने अपना ध्यान बचे हुए कित्सुन पर केंद्रित किया, उनका धुंधला निचला शरीर कांपने लगा। वे आगे बढ़कर बचे हुए कित्सुन को मारने ही वाले थे कि कित्सुन के चेहरे का भाव एक बार फिर बदल गया। उनके होठों पर एक जीवंत मुस्कान आ गई और उनकी कांपती हुई आंखें चमकने लगीं, मानो वे बंदरों को ऐसे घूर रहे हों जैसे वे पहले ही मर चुके हों। कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन बंदरों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। 5 रक्त शपथ दानव बंदर, जिन्होंने कित्सुन को चीर फाड़ दिया था, को बहुत देर से एहसास हुआ कि उनका साथी समूह अभी तक नहीं पहुंचा था। उनके साथ मौजूद बंदरों के दूसरे समूह ने एक भी आवाज नहीं की। ऐसा लगा मानो वे वहां थे ही नहीं। जब 5 बंदरों को अपने ही साथियों के डर और खून की गंध आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जंगली जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी। सबसे आगे वाले बंदर के सिर से खून बहने लगा और अगले ही पल वह गिर पड़ा। उसके चेहरे पर दर्द की बजाय सदमे के भाव थे। रक्त शपथ लेने वाले दानव बंदरों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लड और डेमन मंकीज बेहद तेज और ताकतवर थे। यहां तक कि मिड टियर 2 अवेकन भी उनकी बराबरी करने में सक्षम नहीं थे। वे अनटेम्ड जंगल को सबसे अच्छी तरह जानते थे और अगर लेट टियर 2 अवेकन सतर्क होते तो शायद उससे भी बच निकलते। लेकिन इस समय वे होश में नहीं थे। इससे पहले कित्सुन में से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया था। उनके दुश्मन बहुत आसानी से मारे जाते थे क्योंकि वे अचानक होने वाले हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे। कित्सुन को चकमा देने के लिए एक साधारण चाल ही काफी थी, कम से कम रक्त शपथ वाले दानव बंदरों का यही मानना था। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने केवल सबसे कमजोर कित्सुन को ही मारा था, जिसे जीवित चारा बनने से पहले बंदरों के समूह की स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा गया था। आसपास कई तेज आवाजें गूंजी, जिससे बचे हुए रक्त शपथ दानव बंदर वहीं पर समाप्त हो गए। उनके पूरे शरीर पर केवल एक ही घाव था, उनके सिर में एक छोटी गोली का छेद।
दोनों समूहों के अंतिम रक्त शपथ दानव बंदर की मृत्यु होते ही आसपास का वातावरण झिलमिला उठा। उसके तुरंत बाद आसपास में लहरें दौड़ गईं, जिससे चारों ओर का वातावरण बदल गया। कित्सुन का एक समूह जागृत हुआ और लगभग 100 कित्सुन तलवारों, कुल्हाड़ियों और अन्य कई प्रकार के हथियारों से लैस होकर अचानक प्रकट हो गए। तुम्हारी अदृश्यता की चादर कमजोर हो गई है। अंत में उस क्रूर जानवर ने मुझे कैसे देख लिया। कित्सुन अवेकेंड में से एक ने अपने बगल वाले अवेकेंड को घूर कर देखा। जागृत व्यक्ति ने कंधे उचकाए और ऐसे मुंह फेर लिया जैसे यह उसका काम ही न हो। वह बंदरों के शवों के पास पहुंचा और उन्हें देखने के लिए नीचे बैठ गया। समूह का नेतृत्व कर रहे कित्सुन के बगल में एक और जागृत प्राणी प्रकट हुआ। तुम्हारी थंडर बुलेट बहुत शक्तिशाली हो गई है। अब तुम निम्न श्रेणी के द्वितीय स्तर के राक्षसों को एक ही वार में मार सकते हो। गोलियां पहले से कहीं अधिक तेज भी हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो, पुस्तान। जागृत लोग नेता पुस्तान की प्रशंसा करते रहे, लेकिन पुस्तान अप्रभावित प्रतीत हुआ। उसने आसपास के क्षेत्र में रक्त शपथ लेने वाले 10 दानव बंदरों के शवों को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरी शक्ति बहुत अधिक है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बंदर एक समस्या है। इनके रणनीतिक हमलों में अतिरिक्त सैनिकों का 1/4 से अधिक हिस्सा मारा गया और इन्होंने हमारी प्रगति को बहुत धीमा कर दिया। लगता है कि अतिरिक्त सैनिकों का 25% हिस्सा खोए बिना हम जंगली जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसमें बहुत समय भी लगेगा, पुस्तान ने कहा, और उसका सिर अतिरिक्त सैनिकों के उपनेता की ओर घूम गया, जो बंदर के शव के चारों ओर घूम रहा था। ये रक्त शपथ लेने वाले दानव बंदर हैं। इनका निवास स्थान आसपास कहीं नहीं होना चाहिए। शवों का निरीक्षण कर रहे कित्सुन ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए टिप्पणी की। अनटैम्ड जंगल के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा इलाका है जहां विकृत, भयानक विशालकाय पेड़ हैं। शायद वे वहीं रहते हों। ज़ाराम, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक अन्य जागृत प्राणी ने पूछा, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। ऐसा संभव होना चाहिए। ये तर्कसंगत लगता है। उस स्थिति में हम ये भी पुष्टि कर सकते हैं कि रक्त शपथ दानव बंदर उन अन्य क्रूर प्राणियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ज़ाराम ने अपनी बेल्ट से जुड़े संचार क्रिस्टल को ध्यान से देखते हुए निष्कर्ष निकाला। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण संचार क्रिस्टल के सक्रिय होने की उम्मीद कर रहा हो। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि संचार क्रिस्टल इस तरह बंद रहेगा। पिछले 24 घंटे सचमुच भयावह थे। सबसे पहले मुख्य बस्ती पर हमला हुआ और फिर मौलिक कुलीन वर्ग की आत्मा संधि सक्रिय हो गई, जिससे मौलिक गुफा में सभी लोग मारे गए और उनकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई। स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि मौलिक महारानी अभी भी जीवित थी और एक अन्य सरदार के साथ थी जो 2 विशाल चीलों की पीठ पर सवार होकर क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा था। कित्सुन लॉर्ड क्रोधित थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खो दी थी, बल्कि इसलिए कि किसी और ने वह चीज चुरा ली थी जो वास्तव में उनकी थी, यानी मौलिक महारानी। अगर वह उसके साथ नहीं रह सकती थी, तो मौलिक महारानी को मर जाना चाहिए था। यही उसका भाग्य था। मौलिक महारानी को स्वतंत्र रूप से घूमना और दुनिया में आग लगाना नहीं चाहिए था। उसे कित्सुन लॉर्ड की गिरफ्त में होना चाहिए, दीवार से जंजीरों में जकड़ा हुआ, गतिहीन और सुंदर। जैसे ही जागृत कित्सुन उस स्थान से निकलने ही वाले थे, पीछे से शोरगुल सुनाई दिया। सभी 100 से अधिक कित्सुन एक साथ चौंक गए। उनका ध्यान रक्त शपथ दानव बंदरों के कई समूहों की ओर गया, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। अपने गिरे हुए साथियों को देखकर बंदर जोर जोर से चीखने लगे। उनकी तीखी चीखें चारों ओर गूंज उठी। उनका क्रोध स्पष्ट था। कोई भी बंदर कित्सुन बंदरों के समूह में घुसने से नहीं हिचकिचाया और वहां उत्पात मचाने लगा। वे पेड़ों से कूदकर कित्सुन पर जा गिरे, जिससे उनके कुछ दुश्मन कुचल गए। हालांकि रक्त शपथ दानव बंदरों ने कुचले गए कित्सुन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वे चारों ओर देखते रहे और निकटतम दुश्मन पर झपटे, उन्हें अपने पंजों से नोचते और उनका खून चूसते हुए अगले कित्सुन की ओर बढ़ गए और यही प्रक्रिया दोहराई। उनकी हरकतें पहले की तरह ही तेज और शक्तिशाली थीं, लेकिन अब कुछ और भी था। एक अचानक बदलाव जिसने रक्त शपथ दानव बंदरों की युद्ध क्षमता को पूरी तरह से बदल दिया। बुद्धिमान राक्षसों की तरह लड़ने और कित्सुन को मारने के लिए उचित रणनीति अपनाने के बजाय, जहां तक संभव हो आमने सामने की लड़ाई से बचने की कोशिश की जाती, रक्त शपथ वाले दानव बंदरों ने क्रूरता से लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जंगली प्रवृत्ति और अपने दिल की गहराइयों से उमड़े क्रोध को हावी होने दिया। कित्सुन जनजाति के लोग टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन जागृत लोग बस इस नरसंहार को देखते रहे। अपने लोगों की पीड़ा देखकर उनके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान खिल उठी।
भले ही कित्सुन उनके ही भाई थे, लेकिन उन्हें रक्त शपथ दानव बंदरों के क्रूर प्रहारों से पीड़ित होते और कुचले जाते देखना उन्हें सुखद लग रहा था। कुछ पल तक खून खराबे का आनंद लेने के बाद ज़ाराम दूसरे जागृत लोगों के पास चला गया। उसने अदृश्यता का पर्दा सक्रिय कर दिया, जिससे सभी कित्सुन बंदरों की नजरों से ओझल हो गए। यहां तक कि रक्त शपथ दानव बंदरों के हमले में फंसे कित्सुन भी उनकी नजरों से गायब हो गए। हालांकि वे वास्तव में उस स्थान से गायब नहीं हुए, बल्कि रक्त शपथ दानव बंदरों की आंखों से अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बावजूद बंदरों ने एक पल के लिए अचंभित होकर इधर उधर देखने के बाद अदृश्य दुश्मनों पर हमला जारी रखा। पहले तो उन्हें लगा कि उनके दुश्मन भाग गए हैं और किसी जादुई शक्ति का प्रयोग करके गायब हो गए हैं। हालांकि धातु की गंध अभी भी स्पष्ट थी। खून, धातु और भय की गंध हवा में फैली हुई थी और बंदर इसे अपने चारों ओर, जहां भी कित्सुन मौजूद थे, महसूस कर सकते थे। उन्होंने बिना एक पल भी बर्बाद किए, जहां उन्हें लगा कि उनके दुश्मन हैं, वहां हमला करना शुरू कर दिया। भागने और अपने समूहों को फिर से संगठित करने के बजाय रक्त शपथ दानव बंदरों ने लात भूसे और पंजे मारना शुरू कर दिया, जिससे उनके दुश्मनों का खून बहने लगा और अदृश्यता का पर्दा आंशिक रूप से बेकार हो गया, क्योंकि नया निकला खून पूरे पर्दे पर फैल गया। इसके बावजूद रक्त शपथ लेने वाले दानव बंदर कित्सुन के हाथों में धारदार हथियार नहीं देख पा रहे थे। वे कभी कभी अपनी मुट्ठियां सीधे उन पर वार करने वाली विशाल कुल्हाड़ी पर मारते थे और कित्सुन द्वारा अपने धारदार हथियारों से हवा में तलवारों और कुल्हाड़ियों के वार की आवाज पर प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे थे। यह एक भयानक लड़ाई साबित हुई, जिसमें कई ब्लड ओथ डेमन मंकी मारे गए। बहुत ज्यादा। बंदर क्या मैं। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह अध्याय बंदरों और उनके युद्ध पर केंद्रित होगा। रक्त शपथ दानव बंदर राजा जंगली जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा था। दुश्मन के इलाके में होने के कारण सन डेमोस को अधिक सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी खामोश नहीं थीं। जैसे ही उसने अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर जोर से लात मारी, वे चटकने लगीं। उसके विशाल हाथ और ऊपरी शरीर खून से लथपथ थे, जिससे सन डेमोस बेहद क्रूर लग रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें, जो अपने लक्ष्य की ओर खतरनाक ढंग से घूर रही थीं, इस भयावहता को और भी बढ़ा रही थीं। वह अपने साथियों की मृत्यु को असहाय होकर देखता रहा। उसके अधीनस्थ सैनिक क्षत विक्षत हो गए, क्योंकि वे अपने अदृश्य शत्रुओं को देख भी नहीं पा रहे थे। सन डेमोस एक अलग क्षेत्र में था जब उसके मन में एक आशंका उत्पन्न हुई। उसे अपने अधीनस्थों के बारे में बहुत बुरा महसूस हुआ और वह अपने चारों ओर घने पत्तों के बीच से तेजी से गुजरते हुए ध्यान आकर्षित करने की परवाह किए बिना अनियंत्रित जंगल में आगे बढ़ने लगा। सन डेमोस के दिमाग में बस यही बात थी कि वह अपने अधीनस्थों की रक्षा करे और देर होने से पहले उन्हें बचा ले। दुर्भाग्यवश वह उन सभी को बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचा। हम पर हमला हो रहा है, सन डेमोस ने अपने नुकीले दांत पीसते हुए अपने गुरु को सूचना दी। वह गुस्से से आग बबूला था, लेकिन फिर भी उसे माइकल को रिपोर्ट करना ही था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कित्सुन ने तुम पर और कुछ अन्य छोटी इकाइयों पर हमला किया, या? माइकल ने पूछा, लेकिन सन डेमोस अब ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि उसने माइकल की बात सही से सुनी है या नहीं, इससे पहले कि उसकी आवाज फिर से गूंज उठी। उन्होंने मेरे लोगों को फंसा लिया। ये मूर्ख बंदर धोखे में आ गए। वे सीधे ओलों की बौछार में भाग गए। मुझे उन्हें बचाना होगा। उसकी आवाज हताशा से भरी थी, फिर भी वह अजीब तरह से शांत लग रहा था। उसकी आवाज में एक अशुभ संकेत छिपा था, जिसने सन डेमोस के दिल को दहला दिया। ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द में अपने अधीनस्थों की रक्षा करने और अधिक जानमाल के नुकसान को रोकने की तीव्र इच्छा झलक रही हो। सन डेमोस का सिर चकरा रहा था, लेकिन वह सिर्फ अपने अधीनस्थों के बारे में सोच रहा था। यह उसने अपने गुरु से सीखा था। यह एक ऐसा गुण था जो उसे माइकल से विरासत में मिला था, जब उनके बीच वशीकरण का बंधन एक निश्चित स्तर तक गहरा हो गया था। सन डेमोस की बुद्धि में मामूली वृद्धि हुई और उसने माइकल की दयालु लेकिन कुछ हद तक क्रूर आत्मा से बहुत कुछ सीखा। वह दयालु और प्रेम में था, लेकिन अपने लोगों के लिए संभावित खतरे का कारण बनने वाले हर व्यक्ति को खत्म करने के लिए वह निर्दयता से अपने दुश्मनों को कुचल देता था। अपने लोगों की रक्षा करने की उसकी इच्छा, जो माइकल ने उसे दी थी, मानो उससे बात कर रही हो। सन डेमोस को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसने अपने मन में दृढ़ बंधन को मजबूती से पकड़ लिया था। उसने एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा किया जिसने क्षण भर के लिए उस बंधन को और भी मजबूत कर दिया। सन डेमोस और माइकल की आत्माओं पर वशीकरण बंधन के प्रभाव से सन डेमोस के पूरे अस्तित्व में एक रहस्यमय अनुभूति फैल गई। यह ऊर्जा और भावनाओं से भरी लहरें उत्पन्न करने लगी।
सन डेमोस को पता भी नहीं था कि वशीकरण सोल ट्रेट सक्रिय हो चुका था। माइकल के साथ अपने वशीकरण बंधन के माध्यम से सन डेमोस ने 5 स्टार सोल ट्रेट को सक्रिय कर लिया था। हालांकि सन डेमोस ने गौर किया कि उसके भीतर माइकल की उपस्थिति और भी प्रबल हो गई। माइकल की उपस्थिति उस पर हावी हो गई और जबरदस्ती उसकी ऊर्जा और शक्ति पर कब्जा जमा लिया। इसके बदले में सन डेमोस को भी कुछ मिला। उसने अपने भीतर पौराणिक शक्तियों का प्रवाह महसूस किया। नहीं, वे शक्तियां उसके भीतर प्रवाहित नहीं हो रही थीं। यह अनुभूति अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे पौराणिक शक्तियां किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त हुई हो, अपने गुरु से। अपने साथियों के सामने पहुंचते ही सन डेमोस के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो एक रक्त शपथ दानव बंदर के सामने जा गिरा, जिसका हाथ कुछ क्षण पहले ही काट दिया गया था। आसपास फैले भयावह मंजर को देखकर सन डेमोस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। 2 दर्जन से अधिक रक्त शपथ दानव बंदर खून के तालाब में पड़े मृत थे। उनका अपना खून। ये दृश्य देखकर सन डेमोस का हृदय क्रोध से भर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके चांदी के दस्ताने जोर से कांपने लगे। अब जाकर सन डेमोस को याद आया कि उसने धातु के दस्ताने पहने हुए थे। ये स्पिरिट आर्ममेंट्स थे जिन्हें एक दुर्लभ ब्लूप्रिंट और दुर्लभ धातुओं का उपयोग करके बनाया गया था, ताकि सन डेमोस को उच्च बाहरी शक्ति और एक अद्वितीय कार्य वाला शक्तिशाली हथियार मिल सके। दस्तानों में थोड़ी सी ऊर्जा प्रवाहित करने के बाद उनमें से कई धारदार ब्लेड निकल आए। ये दस्ताने वास्तव में घातक हथियार थे जिनमें विस्तारित होने वाले ब्लेड लगे हुए थे। जैसे ही सन डेमोस की मूल ऊर्जा उनमें से गुजरी, वे हल्के से कांपने लगे। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह सन डेमोस के लिए भी आश्चर्यजनक था। अचानक ही विस्तारशील ब्लेड चांदी जैसी ऊर्जा से ढक गए, उनकी तीक्ष्णता में जबरदस्त वृद्धि हुई। सन डेमोस को समझ आने से पहले ही उसने सहजता से हरकत की। उसने अपने शरीर को मोड़ा और 3 हमलों से बच निकला। अगले ही पल उसके हाथ आगे बढ़े और हवा में खून की कई लकीरें बना दी। विस्तारशील ब्लेड कित्सुन के धातु के कवच को चीरते हुए दुश्मन के शरीर में गहराई तक घुस गए, मानो भूखे जानवर की तरह खून और मांस के लिए तरस रहे हों। सामने दुश्मन के धातु के कवच को तलवारों ने कितनी आसानी से भेद दिया, ये देखकर सन डेमोस एक पल के लिए चौंक गया। फिर भी वह रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसका शरीर तेजी से हिला। सन डेमोस ने अभी अभी मारे गए अदृश्य शत्रु को लात मारकर उसके मृत शरीर को एक और अदृश्य शत्रु पर धकेल दिया। लात मारने के बाद आने वाली आवाजों को सुनकर उसने और भी शत्रुओं का पता लगाया। उसकी लाल आंखें सामने टकटकी लगाए हुए थीं और जल्द ही सन डेमोस को अपने अदृश्य शत्रुओं द्वारा छोड़े गए गहरे निशान मिल गए। अदृश्यता का आवरण एक बेहतरीन सोलर ट्रेट था। यह दुश्मन की नज़र से सभी लक्षित सहयोगियों को छुपा देता था, जिससे उन्हें देखा नहीं जा सकता था। यह अफसोस की बात थी कि यह केवल एक स्टार सोलर ट्रेट था जो केवल दृष्टि को ही बाधित कर सकता था। अदृश्यता का आवरण एक सस्ता सोलर ट्रेट था जिसे सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये थी कि आवरण के अंतर्गत लक्षित सहयोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ती थी। इसके अलावा उच्च बोध क्षमता वाले लोग अदृश्यता के आवरण और अदृश्य प्राणियों के चारों ओर ऊर्जा की तरंगों को आसानी से पहचान सकते थे। सन डेमोस आसपास की मूल ऊर्जा की तरंगों को न तो महसूस कर सकता था और न ही देख सकता था। सौभाग्य से माइकल का समर्थन मिलने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रही। सन डेमोस ने जमीन पर लात मारी और अपना शरीर नीचे झुकाया। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ अगल बगल फैल गए और फैलने वाले ब्लेड दाएं बाएं घूमते हुए अदृश्य कित्सुन की शत्रु पंक्ति को काटते और चीरते हुए निकल गए। जमीन पर खून फैल गया और असहनीय दर्द भरी चीखें गूंज उठी। अचानक सन डेमोस को कुछ महसूस हुआ। उसके भीतर की खिंचाव शक्ति और भी प्रबल हो गई। वशीकरण का बंधन फैल गया। माइकल के साथ उसका संबंध और भी मजबूत हो गया। उसकी लाल आंखों में सुनहरी चमक आ गई और उसके चारों ओर मूल ऊर्जा की धाराएं अचानक दिखाई देने लगीं। अपने चारों ओर ऊर्जा के स्रोत को देख पाने की क्षमता के कारण सन डेमोस प्रत्येक शत्रु के स्थान का आसानी से पता लगा सकता था। वे अदृश्य थे, लेकिन अदृश्यता का आवरण जल्द ही एक बाधा और प्रतिबंध बन गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह कित्सुन की प्रतिक्रिया को बाधित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तेज और फुर्तीले ब्लड ओथ डेमन मंकीज के खिलाफ उनकी लड़ाई की शैली बेढंगी हो गई। धीमी प्रतिक्रिया के बावजूद अदृश्य होना साधारण राक्षसों के खिलाफ एक बड़ा फायदा था। दुर्भाग्य से सन डेमोस साधारण नहीं था। वह माइकल के सोलर ट्रेट्स की शक्ति को समझ सकता था और उसके पास इतनी बुद्धि थी कि ज्ञान की एक झलक उसके दिमाग में आते ही वह तुरंत एक साधारण सोलर ट्रेट को सक्रिय कर देता था।
ईगल आई सक्रिय हो जाने से उसे मूल ऊर्जा दिखाई देने लगी, जिससे अदृश्यता का पर्दा बेकार हो गया। वास्तव में अदृश्यता का पर्दा एक बुरे सपने में बदल गया, क्योंकि सन डेमोस बिना किसी प्रतिबंध के लड़ सकता था, जबकि अदृश्य कित्सुन पर्दों से घिरे होने के कारण उनकी गति धीमी हो गई थी। और सन डेमोस ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। उसकी तलवारें असाधारण तेजी से हवा को चीरती हुई उसके दुश्मनों की जान लेती गईं। क्रोध और असाधारण शक्ति से ओतप्रोत सन डेमोस ने 2 दर्जन कित्सुन की जान ले ली, इससे पहले कि उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास होता। कुछ ही समय बाद अदृश्यता का पर्दा हट गया, जिससे कित्सुन की सुस्त इंद्रियां एक बार फिर तेज हो गईं। लेकिन इसके साथ एक नकारात्मक पहलू भी सामने आया। जैसे ही कित्सुन फिर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, शेष रक्त शपथ दानव बंदरों ने उन्हें आसानी से ढूंढ लिया, जिन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इसी बीच सन डेमोस का ध्यान कित्सुन समन्स के समूह से दूर स्थित अवेकिन्ड की ओर चला गया। जागृतों में से एक ने सन डेमोस की ओर इशारा किया, उसकी उंगली पर एक बैंगनी रंग की गोली बन गई। बिजली कड़क उठी और आसपास के इलाके में गड़गड़ाहट फैल गई। सन डेमोस ने अपना वार किया। बिजली की गोली चौंकाने वाली गति से छोड़ी गई और ठीक उसी जगह पर जा गिरी जहां सन डेमोस कुछ क्षण पहले खड़ा था। हालांकि सन डेमोस का कोई अता पता नहीं था। उसने कुछ देर पहले पुस्तान को थंडर बुलेट का इस्तेमाल करके ब्लड ओथ डेमन मंकी को मारते हुए देखा था और उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए एक तरफ छलांग लगाई और पुस्तान की नजरों से ओझल होने के लिए घनी झाड़ियों में घुस गया। सन डेमोस झाड़ियों के बीच से तेजी से निकला, फुर्ती से लुढ़का और अवेकेंड के करीब पहुंचा। उसी समय जमीन पर ग्लेसिकल्स बने और झाड़ियों के बीच से निकलते हुए बचे हुए कित्सुन समन्स पर हमला कर दिया। जागृत आत्माओं पर सीधा हमला करने के बजाय सन डेमोस ने अपने अधीनस्थों को समन्स को मारने में सहायता दी और फिर जागृत आत्माओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही उसने जागृत आत्माओं का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की। सामान्य परिस्थितियों में सन डेमोस को टियर 3 अवेकेंड से लड़ने में काफी कठिनाई होती। हालांकि वह दूसरे टियर के मध्य में एक श्रेष्ठ अस्तित्व था और इस समय उसके पास माइकल के सोलिट्रेट्स तक पहुंच थी। इस बीच जागृत प्राणी कित्सुन थे शारीरिक रूप से समान स्तर के अन्य प्राणियों की तुलना में कमजोर। शायद सन डेमोस भी उनसे अधिक शक्तिशाली था। वह निश्चित रूप से तेज था और उसने अपने पूरे शरीर पर संवर्धन का उपयोग करके अपनी शारीरिक शक्ति और चपलता को और भी बढ़ाया था। पहली बार टैमिन की पूरी शक्ति उजागर हुई, जिसने माइकल और सन डेमोस की संचित ऊर्जा को तेल से लथपथ मोमबत्ती की तरह जला दिया, लेकिन सन डेमोस को इस समय इसका एहसास भी नहीं हुआ। अब तक वह केवल अपने भीतर उमड़ती हुई अपार शक्ति और उससे उत्पन्न होने वाली